यार बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर एक बार आप फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि राजनीति में किसान या किसान के मामले में राजनीति। एक तरफ जो भारत सरकार है वो लगातार यह प्रयास कर रही है कि किस तरह से खेती को एक मुनाफे का धंधा बनाया जाए, किसान के पॉकेट में दो पैसा ज्यादा जाए, उसका जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आए, और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि किसान के विषय में या किसान का जो वाजिब चिंता है उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जिनको असली समस्या अपनी राजनीति की है, और वो किसान के विषय के साथ अपनी बातों को जोड़ के और कुछ इस तरह का वातावरण बना रहे हैं जैसे देश को और दुनिया को यह समझ में आ जाए कि भारत में जो सरकार है वो किसान के लिए चिंतित नहीं है, उसके लिए परेशानी कर रही है। इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जो हमारे पैनल में जुड़े हुए अतिथि हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये जेएनयू से शिक्षा प्राप्त किए हैं, एक आईटी प्रोफेशनल हैं और वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, टीसीएस जिसको हम लोग कहते हैं, और स्वतंत्र रूप से ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों के विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ आज के महत्वपूर्ण पैनल में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उसमें राय यशवेंद्र प्रसाद जुड़े हुए हैं। ये गोपालगंज से आते हैं, शिक्षाविद हैं और टीबी प्रोफेशनल हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस चर्चा में मनोज शर्मा जी, जो पूर्व विधायक हैं और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इनके आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने से हमें थोड़ा जो सरकार है और सरकार का जो पक्ष है उसको भी समझने में थोड़ा आसानी होगा। सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगा श्री राकेश श्रीवास्तव जी से। सर, जैसा कि सरकार की कोशिश से दिखता है, अभी जिस कोरोना के दौर से हम गुजरे हैं और उस दौर में जब देश ने अनुभव किया कि सारे सेक्टर और सारी आर्थिक गतिविधियों को एक तरह से विराम लग गया, उस समय भी खेत और खेती ने अपना काम किया, और जो जब सारे सेक्टर निगेटिव ग्रोथ में चले गए, कुछ थोड़ा बहुत ग्रोथ अगर बचा तो वो खेती में बचा। और लंबे समय से देश यह अनुभव कर रहा है कि खेती में जो सुधार होना चाहिए, किसानों के हालात में जो सुधार होना चाहिए, पूरी दुनिया जानती है कि किसानों को उसके उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। स्वामीनाथन आयोग का अनुशंसा, उसका रिपोर्ट खेती में सुधार के लिए बहुत दिनों से सरकार के पास पड़ा था, और उसको एक लाभकारी मूल्य मिल सके, उसके उपज का कम से कम, उसको जो लागत लगता है उसका कम से कम 1.5 गुना मिल सके, उससे आगे जाके वर्तमान सरकार ने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है कि हम किसानों की जो आज की स्थिति में वर्तमान आमदनी है उसको दुगना कैसे करें। और कोरोना काल में जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, उस घोषणा में 1,65,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया।
और वो पैकेज सही से काम कर सके, इसलिए कुछ कानूनी प्रावधानों में भी सुधार किए गए, जिसके तहत ये वर्तमान 3 कानून आया, जिसे कृषि सुधार कानून मोटे तौर पर कहा जाता है। और इसमें किसानों के सामने एक विकल्प के रूप में दिया गया कि किसान चाहे तो कहीं भी अपना माल बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बीच में आया, जो कि पहले भी चल रहा है। इस बीच में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ किसान, जहां की सबसे अधिक मजबूत मंडी की व्यवस्था है, मनोज जी और हम सारे लोग जहां से आते हैं बिहार में, हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ कोई खरीद का, मंडी का कोई सिस्टम है नहीं। जो भी था वो 2006 में समाप्त हो गए। हम लोग ऐसे भी जैसे तैसे अपना उपज बेचते हैं। बाकी के प्रदेशों में भी मंडी की वो स्थिति नहीं है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि किसान जो भी आंदोलनरत है, तो वो चाहता क्या है आखिर सरकार से? सुनने में, समझने में तो ऐसा आता है कि वो सीधे सीधे तीनों कानून को रद्द करने के लिए वहां बैठे हुए, जो कि होना अब लगभग नामुमकिन सा है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, मेरा एक सवाल। और उसके पहले मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को और देश के लोगों के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि एक प्रोफेशनल के तौर पर आप उसके चिंता को कितना वाजिब समझते हैं, उसकी वास्तविक चिंता क्या है? श्री राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश जी, आप म्यूट हैं। राकेश श्रीवास्तव जी। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ना अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई में, ये जो अभी चल रहा है ना, एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। लड़ाई में अगर आप शब्दों का प्रयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप लड़ाई में हार जाएंगे। जैसे आपने कहा कि किसान चाहते क्या है, मेरा प्रश्न वहीं पे है कि भाई किसान जो है ना, किसान इन जनरल, इस देश का किसान क्या चाहता है ये बात नहीं है। जो जो आंदोलन हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा सेंट्रिक है, जिसमें कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी जुड़ गए, जो कि सत्ता से बेदखल हो गए हैं। इसलिए तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो जो आंदोलनकारी किसान है, जो पंजाब और हरियाणा के जो आंदोलनकारी किसान है, वो क्या चाहते हैं, है ना? क्योंकि इसमें तो महाराष्ट्र का किसान जुड़ा नहीं है, बंगाल का जुड़ा नहीं है, उड़ीसा का जुड़ा नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए, जैसा कि आपने कहा कि लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है विकल्प। और विकल्प सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं कि पार्टियों जो है, मतलब एक पार्टी के विकल्प में आप दूसरी पार्टी खड़ी है, हर एक क्षेत्र में विकल्प। जैसे कि आप देखिए कि जिस तरीके से आप डेमोक्रेटाइजेशन करते हैं, जो मीडिया का लोकतंत्रीकरण हुआ है अभी ना, डेमोक्रेटाइजेशन जो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, उससे काफी फायदा हुआ है देश को। उसी तरीके से अगर आप इसको देखें, आप टेलीकॉम सेक्टर में, उसमें जो विकल्प आए हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल जो हुआ करते थे पहले, तो उसकी वजह से कंज्यूमर को फायदा हुआ, पूरे देश को फायदा। मेरा श्रीवास्तव जी, मेरा प्रश्न को फिर से आप समझिए। मेरा सीधा साधा प्रश्न यही था कि किसानों की वाजिब हो या गैर वाजिब हो, आज जो भी, चाहे जिस स्टेट के हों, जो भी किसान आंदोलनरत हैं और उनकी जो बातें उभर के आ रही है सरकार के बातचीत में या रोज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी वाजिब चिंता क्या है? उनकी कोई चिंता नहीं चाहता है। देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं, उनकी कोई चिंता नहीं है। चिंता राजनीति है। क्योंकि अभी जब भी आप देखेंगे किसी भी से बात करते हुए, तो वो हमेशा भय का एक माहौल, जो नेता है, जो किसान नेता है, वो एक भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है बल्कि ऐसा हो जाएगा। जब मेरा ये कहना है कि कानून संसद में पास होता है, ये, और संसद में जो कानून पास हुआ वो कोई आखिरी वाक्य नहीं है। अगर आप कह रहे हैं एक तरफ कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं रही है पिछले 50 वर्षों में, किसानों की, मतलब कहते ना, एक किसान से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा भाई खेती जो है फायदे का धंधा नहीं रह गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आईटी प्रोफेशनल है, वो अपने बच्चे को आईटी में भेजना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बना रहा। तो इसका मतलब ये है कि किसान जो है वो
अनाकर्षक हो गया, जो किसानी है, जो खेती है, वो अनाकर्षक व्यवसाय हो गई है, तो उसे लोग निकल रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली किसान की जो इनकम है वो बढ़ाना होगा। बढ़ाने के दो तरीके हैं, इनकम, इनपुट कॉस्ट जो है उसको कम करना पड़ेगा, और उसको जो उस पर मार्केट हम में जो आएंगे, है एक्सेस ज्यादा बढ़ा। वो उस विषय पर हम आगे आएंगे कि कैसे किसानों के लिए बेहतर क्या किया जा सकता है। इसी बीच मैं आमंत्रित करता हूँ राव यशेंद्र जी प्रसाद जी से। आपके समझ में सर, आप क्या समझते हैं इस आंदोलन जिसके लिए किसान कर रहे हैं, वो आखिर किसके लिए, किस चीज के लिए आंदोलन रहे? देखिए, अगर पहले हम जो किसान आंदोलन रहे उन जो कह रहे हैं क्या है जी। और जो कह रहे हैं उसको लेकर के चले, तो उन लोगों ने जो मूल मुद्दा जो उठाया था वो कि सरकार ने जो कृषि बिल लाया है इसमें एमएसपी को हटाया नहीं गया था, मंडी सिस्टम को भी हटाया नहीं गया था, लेकिन उन लोगों को लग रहा था ये भय कि एमएसपी धीरे धीरे सरकार हटा देगी, मंडी को हटा देगी। और पंजाब का जो कृषि है ना, पंजाब देखिए, पंजाब के ही किसान बहुत ज्यादा इसमें शामिल इसलिए हैं कि वही लोग, वहीं से प्रोक्योरमेंट मंडियों के द्वारा होता है सबसे ज्यादा। तो उन लोगों का कहना है कि जो एमएसपी का जो बात करती है सरकार, वो कानून बना दे उसको एमएसपी। यहां से उन्होंने स्टार्ट किया कि जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है इसको कानून बना दे, यानी जो मंडी के बाहर के भी खरीदार हैं वो भी उसी प्राइस पर लेने को बाध्य हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि इनकी नहीं हो सकता है, ये अलग बात है। अच्छा, इस पूरे इस इश्यू को देखिए, पंजाब की जो कृषि है वो बाकी हर राज्यों का जो कृषि सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। वहां पर होता क्या है कि एक तो मंडी का प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा, आप डेटा देखेंगे अगर भारत सरकार का कृषि का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेती है वो सबसे ज्यादा पंजाब से। अच्छा, दूसरी बात, मंडियों का सिस्टम वहां है, आढ़ातियों का सिस्टम है जो दलाल है, और वहां की जो रियलिटी क्या है, जो कि जो ओरिजिनल जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है वहां का, वो बहुत लोग बाहर है। जो जो वहां फार्मिंग कर रहा है वो कोई उनके साथ कोई लीगल एग्रीमेंट या पेपर पर एग्रीमेंट नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कनाडा में एक जमींदार है जो कनाडा में रहते हैं, उनका जमीन है, उनको खेती, उनको जो वहां जो खेती कर रहे हैं वो लीगली कहीं नहीं है वहां पर, और उनका जो सामान जो खरीदता है, जो उत्पाद खरीदता है, वो आढ़ातिया खरीदता है, दलाल खरीदता है। तो अभी क्या होगा, अभी जो सरकार ने जो कृषि बिल लाया है इसमें क्या होगा, आढ़ातियों का जो पत्ता कट जा रहा है बिल्कुल, जो दलाल है, तो जो पेमेंट आएगा वो पहुंच जाएगा जमींदार की, जो ओनर ऑफ द लैंड है, जो जो टेक्निकली लीगली जो असली किसान है जिसके नाम पर जमीन है, उसके खाते में पहुंच जाएगा। तो इससे ये फंस जा रहे हैं बीच वाले, उनका जो सिचुएशन है, ये जो वाजिब, तब तो आंदोलन उन आढ़तियों को करना चाहिए था, उन मंडी वालों को करना चाहिए था, या जिस स्टेट में जो 8% या पंजाब जैसे स्टेट में जहां 8% लगता है टैक्स लगता है मंडी का, वो रेवेन्यू लॉस सरकार का, सरकार को आगे आना। किसान आगे क्यों है? किसान को तो विकल्प मिल रहा है। ये तो मैंने किसान को, और आप विद्वान लोग हैं, जब भी अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जब भी खरीदार बढ़ जाए जी, खरीदने वाला ज्यादा हो जाए, तो एक कंपटीशन मार्केट में आता है, आपको बेहतर प्राइस मिलेगा। मान लीजिए मंडी के बाहर जो XYZ कोई खरीदार है, वो आपको 40 रुपए किलो कोई चीज खरीद रहे हैं और मंडी में आपको बेचना पड़ रहा है 30 रुपए या 32 रुपए, तो आप 40 में जाएंगे तो इसको भी दाम, मंडी के अंदर भी दाम बढ़ाने की बाध्यता होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल होगी। ये तो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड मिल रहा है। किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? तो हम आते हैं अपने प्रश्न के साथ मनोज शर्मा के सामने। सर, जब किसान तैयार ही नहीं है आपके सुधार के लिए, उसको नहीं चाहिए सुधार, तो आप बिल वापस क्यों नहीं ले लेते? देखिए, जो पिछले 20-25 दिनों से जो किसान आंदोलन का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, और मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, और मैं बंगाल और झारखंड के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से लगातार इससे दरमियान मैं बात करता रहा हूं। बिल्कुल सही कहा यशेंद्र प्रसाद जी ने
कि ये जो सेंट्रिक है ये राजस्थान और हरियाणा के किसानों पे ही ये सेंटर किया हुआ है। कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब प्रश्न आपका अच्छा है और विषय भी अच्छा है। आपका प्रश्न है कि ये किसान जो आंदोलनरत है वो चाहते क्या है, और आपका जो विषय है कि राजनीति में किसान या किसान में राजनीति, तो ये पहले तय ये हमें करना है या समझने की, इस राष्ट्र को समझने की ये कोशिश करना है कि इस आंदोलन में राजनीति में किसान है कि किसान में राजनीति हो रही। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। भारत बंद किया गया जब इस किसान आंदोलन के समर्थन में, तो मेरे एक मित्र रांची से कलकत्ता का उसी दिन सफर किए थे। उन्हें काफी अधिक अत्यावश्यक कार्य से जाना था। वो काफी सशंकित थे कि वो झारखंड भी है और बंगाल भी है। झारखंड में जेएमएम की गवर्नमेंट है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वो जब रांची से निकले तो टाटा तक में उनको एक भी कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं मिला। टाटा डिमना चौक पे और टाटा किसी और एक के फेमस चौक पे उनको कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग झंडे लिए हुए मिले, जो कि नाम मात्र का कर रहे थे। पुलिस फोर्स वहां पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने फोटो खिंचवा लिया ना, आप हट जाइए। वो हट के फिर वो आगे निकले, बंगाल का बॉर्डर क्रॉस किए। खड़गपुर के पास में उनको फिर कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट करने वाले लोग मिले जो पॉलिटिकल पार्टी से संदर्भ किए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप, वो कलकत्ता भी पहुंच गए। मैंने उनसे पूछा कि ये तो पूरी रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े खेत हैं, और इस पूरे आबादी में जो बंगाल की आबादी और जो झारखंड के जिस एरिया की आबादी की बात कर रहे थे वो काफी हाईली इल्ड एरिया, और वहां पे धान की खेती काफी बड़े पैमाने पे होती है, बीच का कुछ पैच में जहां खेती नहीं होती है। और मैंने फिर यही सवाल किया, हमारे यहाँ पटना से एक व्यक्ति को औरंगाबाद जाना था, भाया अरवल होते हुए औरंगाबाद, जो बिल्कुल धान का कटोरा कर सकते हैं, और धान अभी खेतों में कट रहे हैं, धान अभी खेत में है भी, अभी धान का प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरीके से अभी चालू नहीं हुआ है। वहां भी स्थिति यही थी कि शहर के चौक चौराहों पे, बाजार पे एक तरह का लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। तो जो ये विषय आपने कहा कि राजनीति में किसान है या किसान में राजनीति है, तो मेरा ये मानना है ये किसान में राजनीति। और दूसरा, आपने कहा कि किसान चाहते क्या है, या जो आंदोलनरत किसान है वो क्या चाहते हैं। देखिए, ये मामला पूरे रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है और ये कुछ लोगों की इनकम से जुड़ा हुआ मामला है। किसान तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं कि जो एक्ट आज 3-3 एक्ट का ये विरोध कर रहे हैं, और किसान को ये एक्ट समझने के लिए काफी लंबा समय चाहिए होगा। अब तुरंत में ये विरोध पे कैसे आ गए, और अमरिंदर सिंह और राहुल यादव ट्रैक्टर रैली चालू करते हैं और दिल्ली कूच का घोषणा करते हैं, दिल्ली चलो। तो मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कोई पिछला इतिहास, भारत का जो भी किसान आंदोलन हुए हैं अंग्रेजों के समय से, चाहे वो जमींदारी उन्मूलन के लिए हो, चाहे काश्तकारी अधिनियम के लिए हो, चाहे लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन में जो नेतागण इसका नेतृत्व करते थे, गुजरात में आंदोलन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया, बिहार में आंदोलन हुआ, स्वामी सहजानंद ने नेतृत्व किया, यमुना कार्य ने नेतृत्व किया। तो इन लोगों का एक मेंटल लेवल और किसानी से और किसानों से जुड़ाव एक डायरेक्ट लेवल का था। ये लोग खुद काश्तकार थे। लेकिन आज जो किसान का जो रैली कर रहे हैं, जो उसको लीड करने की बात कर रहे हैं, मैं पुनः उन्हीं लोग को देखता हूं इसमें कि जो सीए का विरोध कर रहे थे, जो एनआरसी जो आई नहीं उसका विरोध कर रहे थे। तो ये लोग यूटोपियन लोग हैं, ये कल्पना देखने वाले लोग हैं, और ये किसानों को, देश की आम जनता को, आवाम को उससे एक ऐसा भयानक कल्पना का लोक इन्होंने बना रखा है जिसमें ले जाना चाहते हैं कि चाहे वो कृषि रिफॉर्म की बात करें तो इन्हें लगेगा संविधान खतरे में है, किसान की बात करेंगे तो किसान खतरे में है, अगर कोई रेवेन्यू के बारे में, रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इनको लगेगा कि देश का इकोनॉमी खतरे में है। तो ये स्पष्ट तौर पर इस राजनीति में किसान नहीं है, किसानों के ऊपर में ये राजनीति की जा रही है। और किसान क्या चाहते हैं ये बेहतर है, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, और मनोज जी आप भी किसान परिवार से आते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि अभी किसान ही क्या है, केवल खाद्यान्न उत्पादन तक ही किसान सीमित हैं। हम बहुत अधिक पूरे मगध इलाके से मैं आता हूं, उन सब विषयों पर आएंगे। मेरा सीधे प्रश्न है, मैं आपके सरकार का व्यू
अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए रखना चाहता हूं कि आखिर सरकार को भी क्या परेशानी। आप जिसके फायदे के लिए आप जिसके फायदे के लिए कानून बनाने का दावा कर रहे हैं, उसको आपका कानून नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? इस देश के अधिकांश किसान जो दिल्ली के चारों तरफ जो लाखों किसान बैठे हुए हैं, जिनको लगातार, मेरा भी उम्र सर 54 वर्ष हो गया है और आप सब लोग भी लगभग इसी एज ग्रुप के हैं। इस देश ने कभी भी किसानों के विषय में इस तरह का आंदोलन नहीं देखा। हाँ, इसमें यह बात भी सही है कि जिस तरह से एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, या पिछले दिन और कुछ आंदोलन हुआ, दलित के नाम पर भी आंदोलन हुआ और लोग के आंदोलन हुआ, आंदोलनों का स्वरूप कुछ बदला है, ये बात सही है। लेकिन इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और इतने सारे संगठन है, ठीक है, अगर उसमें कम्युनिस्ट के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और भी लोग हैं, लेकिन किसान भी है, क्योंकि बिहारी होने के नाते हम भी समझ रहे हैं कि किसानों को अपने उपज को बेचने में क्या क्या करना पड़ता है। सर, हम मोकामा से आते हैं, मोकामा बरैया ये दाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है और आपको मैं बता दूं कि खरीद की कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है और 20 से ऊपर व्यापारी हम लोग का अनाज लेके, नगद तो कोई नहीं खरीदता था, 15 दिन 20 दिन बाद पेमेंट करता था। करीब 20 व्यापारी हम लोग का पैसा लेके भाग गए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आपके सरकार ने 2006 में ये जो मंडी व्यवस्था यहाँ था, एपीएमसी था, उसको बंद तो कर दिया सर। हम ये ई कॉमर्स की बात सुन रहे हैं, आखिर किसान अपने उपज को बेचे कहाँ? आपकी सरकार बिहार में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप किसान को बताएं तो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको, जैसे मैं एक दूसरा सवाल लेता हूं, जैसा कि अभी हमारे पैनल में यशेंद्र प्रसाद जी ने कहा, अभी जो एफसीआई के लिए, जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो प्रोक्योरमेंट होता है, अब बिहार में पीडीएस के लिए अनाज जो वितरित होगा वह सरकार कहां से खरीद रही है? पंजाब से। पंजाब का बहुत ऊंचा रेशियो है, 60 बोलिए, 70 बोलिए, 80 बोलिए, 90 बोलिए, ये कोई भी आंकड़ा तो हर साल बदलता है, लेकिन बिहार के किसानों का अनाज खरीद के आपकी सरकार यहाँ पीडीएस में क्यों नहीं दे पाती? आप धान प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, आंकड़े आते हैं सर, आंकड़े। और इसलिए मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कि सरकार का जो नीति है, उसकी जो घोषणा है, वो सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। आपके यहाँ राइस मिल बंद है, आप जी सर, इस सरकार की जो नीति है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसकी जो नीति सुनाई भी पड़ती है और दिखाई भी पड़ती है। हम लोगों ने कई नहीं सर, जमीन पे उतरते देखा है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मनोज जी आप भी बिहार से आते हैं, बाकी लोग। 2006 में आप एक जो बना बनाया व्यवस्था था उसको ध्वस्त करते हैं। वो ना भ्रष्टाचार और अपराध की बहुत बड़ी एक व्यवस्था बनी हुई सर, भ्रष्टाचार आपके पुलिस में भी है, उसको कहां बंद कर देते हैं? शिक्षा में भी है, उसको कहां बंद कर देते हैं? तो उसको एक नहीं, आज सर 14 साल हो गया, 2006 में आपने बंद किया, आज 14 साल के अंदर कोई वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था, और घोषणा में कई है, पीपी मोड में भी चला बाजार की व्यवस्था है किसान के सामने बाजार। और इसीलिए वो डरता है कि अगर आगे आ रही थी इस व्यवस्था में, आपने खाद्यान्न की किल्लत हम लोगों ने 1960-1970 के दशक में देखा, और 1960 और 70 के दशक में एपीएमसी एक्ट इस देश में बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया गया, क्योंकि हम खाद्यान्नों का बहुत आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्टोरेज नहीं कर सकते थे। आज अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को लाते भी हैं, क्योंकि ये एक्ट है,
और ये जरूरी वस्तु अधिनियम के अंतर में आते हैं, तो इनका स्टोरेज करने की कैपेसिटी कानूनन तौर पर आप नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन आज जब इस एक्ट को खत्म किया जाएगा और राज्य सरकार इसे इंप्लीमेंट करेगी, तो कई ऐसी कंपनियां हमारे आपके बीच में से जो लोगों के इसको भंडारण कर पाएगी। आज किसानों को प्रॉब्लम क्या होता है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि आज के 20 साल पहले हर किसान के पास में 2 साल 3 साल तक का अपना खाद्यान्न स्टोरेज करने की उनकी अपनी व्यवस्था थी। लेकिन आबादी के हिसाब से जो उनकी रिहायशी जमीनों का बंटवारा हुआ, तब उन्हें रहने के लिए जमीन की आवश्यकता अधिक पड़ गई, ना कि उनको अनाज रखने के लिए। उनकी मजदूरी हो गई कि अब वो खलिहान में भी अनाज को नहीं ले जाते हैं, खेत से ही अनाज को वो बेच देना चाहते हैं। हम अगर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कोई ऐसा व्यापारी वर्ग या कोई ऐसा कंपनी, अगर एक हमारे गांव का रकबा 1000 बीघे का है, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ में स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर उसको हम आगे ले जा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हम केवल खाद्यान्न ही क्यों उपजाएं, हमारे किसानों की स्थिति क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? आपने जीडीपी की बात की, जीडीपी में बिहार का जीडीपी में मैं देख रहा हूं कि 15 से 20% ही एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है, और इस 15 से 20% में भी आधा से अधिक, मैं अभी पूरा आंकड़ा मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि 75% में इसमें पशुपालन से ही हम जीडीपी में अपना शेयर दे पा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पशुपालन में जुड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि बिहार के किसानों को हम लोगों ने बाध्य कर रखा है कि वो केवल गेहूं और चावल धान की खेती करें। अब अगर इसमें कई ऐसी कंपनियां आएंगी जो लोग को सीधा मार्गदर्शन करेंगी, उनको ये सिक्योरिटी देंगी कि आप अपने पूरे गांव के 1000 रकबे में आप केवल आलू उपजाइए, आप केवल हमें निर्भरता छोड़नी होगी धान और चावल पे, या आपके टाल के किसानों को ये निर्भरता छोड़नी होगी कि जब भी उपजाएंगे दलहन तो और अच्छी फसल है। लेकिन जब आपकी कई मल्टीनेशनल हो आएगी, मंडी सिस्टम खत्म होने के बाद में, और कई कंपनियां स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में आएगी, तो किसानों को दाम मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। उदारीकरण के दौर में भी, 1990 के उदारीकरण के दौर में भी, और वाजपेयी जी के समय में जब उसको और रिलैक्सेशन किया गया, तो लोग इसी तरह की बात करते थे। इसलिए मैं स्पष्ट मानता हूं कि जैसे ही इसका उदारीकरण का दौर आएगा, भंडारण की कैपेसिटी बढ़ेगी। एफसीआई की क्या बात करें हम? एफसीआई के पास में तो अभी स्टोरेज कर, हम तो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हाँ, हमारा बिहार स्टेट अभी जितना खाद्यान्न हम खपत करते हैं उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम एफसीआई से भी चावल लेते हैं, और इसलिए जो सारा चावल और सारा जो गेहूं आता है वो पंजाब के रास्ते या पश्चिम के रास्ते आता है। हमारी जितनी भी रेलगाड़ियां खाद्यान्न लेके आती है वो पश्चिम की तरफ से आती हैं। लेकिन जैसे ही इस कानून को हम लाएंगे, हमारे यहाँ भी सुखबीर एग्रो का बड़ा बड़ा गोडाउन होगा, हमारे यहाँ भी कई बड़े बड़े जो चावल के गेहूं के जो लोग व्यापारी हैं, केवल एफसीआई के गोडाउन तक सीमित नहीं रहेगा। और निश्चित तौर पर, और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आने के बाद में हम कई ऐसे अन्य उत्पाद की तरफ में बढ़ेंगे, खाद्यान्न के इतर, खाद्यान्न को छोड़कर कई अन्य उत्पाद की ओर बढ़ेंगे, जिससे हमारी आजीविका, किसानों की आजीविका के संसाधन भी बढ़ेंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और इस बात को बल, जिसका संकल्प हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया है कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी को दुगना करना है, तो हम उनकी जो लागत है उसको कम करने के साथ साथ में हम उनको बेहतर बाजार उपलब्ध करा सके, बेहतर प्रोडक्ट के बारे में उनका मार्गदर्शन कर सके। और खाद्यान्न के इतर भी कई खेती ऐसे होते हैं जिसकी तरफ उनको प्रेरित कर सके, इसलिए ये तीनों कानून आवश्यक है। जी नहीं, आप जो बताए। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आपने जी पहला, हम लोग बिहार की जो कृषि समस्या है बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, बदहाल कृषि है। आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि 2006 में जो मंडी सिस्टम खत्म हो गया तो अल्टरनेटिव कुछ आया नहीं है। पैक्स में क्या होता है, कैसे प्रोक्योरमेंट होता है, सिर्फ पेपर पे आता है, और वो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे इस आंदोलन के नहीं है। आपने शुरुआत ही, मेरे कहने के बाद आपने जो बोला था कि किसान, ये आढ़तिया लोग क्यों नहीं किसानों का आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो जो मुख्यतः आंदोलन है उसमें किसानों का आंदोलन नहीं है, जो ये हमको समझना होगा। ये है आढ़तियों का आंदोलन, ये सुखबीर एग्रो का आंदोलन है। जो लोग वो लोग आए हैं किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान हमारे इतनी शिक्षित नहीं है कि किसी कानून को इतनी जल्दी समझें, और उनका ये समस्या है। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है
हमें समझना होगा कि ये जो आंदोलन है, इसको हमें जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी दुनिया का है उससे लिंकेजेज हो गया है इसका, ये बहुत समझना जरूरी है। अभी देखिए चाइना ने जो अमेरिका में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए हैं, चाइना के जो लिंकेजेस भारत में है, अभी देखिए एक मोबाइल जो कंपनी को, ताइवान कंपनी को लूटा गया, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस, ये फंडिंग, अभी देखिए जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अभी उसको डिमांड को बढ़ा करके ये बोल रहे हैं कि 23 जो क्रॉप है, 23 क्रॉप पे एमएसपी की गारंटी चाहिए कानूनन उनको। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि 23 क्रॉप को अगर सरकार खरीदने जाएगी एमएसपी पे तो 17 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स कलेक्शन 24 लाख करोड़ के आसपास है, तो ये संभव ही नहीं है। तो ये आंदोलन एक अलग रुख अख्तियार कर लिया है। और आपने जो सवाल पूछा था मुझसे मेरे बोलने के बाद कि तब बढ़ातिया लोग क्यों नहीं आंदोलन कर रहे, यही हो रहा है। ये मूलतः किसानों के मुद्दों को यूज किया जा रहा है, उनको ये बहकाया जा रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगा। वो घबराए हुए हैं और वो काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो। किसी भी किसान से जाकर के वहां डिटेल में अगर बात कीजिए आप कि क्या है कानून में जो आपको दिक्कत हो रहा है, तब सारी पोल खुल जा रही है। तो अभी पूरा ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाइना इज प्लेइंग अ रोल टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। यहाँ पर मूल उनको सिर्फ, अभी देखिए अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, कानून को रद्द करो। उनको क्या है, मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार को हटाना है, इनको हराना है। यहाँ मुद्दा किसानों का नहीं है। हाँ अवश्य कुछ वाजिब इश्यूज है किसान के, और देश भर के किसानों की इश्यूज है। बिहार की तो हालत खराब है उन सब मुद्दों पर, लेकिन वो आंदोलन उस पर नहीं है। बिहार के किसानों को तो मैं कहूंगा आंदोलन करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के भी किसानों को करना जी चाहिए, जी, और करना चाहिए। बहुत बहुत सही बात आपने कही कि अगर लेकिन खेती में सुधार के लिए अगर आंदोलन किसी को करना चाहिए तो बिहार को करना चाहिए, बिहार को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को करना चाहिए, उड़ीसा को करना चाहिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए थोड़ा सा बात। जी एक जी इम्पोर्टेंट बात, ये स्थिति क्यों आई है पंजाब को। देखिए हम लोग की जो पिछले 70 सालों में जो विकास की नीति रही है, कुछ तो मूलभूत काम हुए, चलिए कृषि को बढ़ाना है, कृषि की सुविधाओं को सारी एस्पेक्ट पे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक क्या किया गया कि चुनावी एक हथियार बना लिया गया कि ऋण माफ करो, सब्सिडी दे दो, फंड दे, पैसा बांट दो, इतना डायरेक्ट उनको पैसा दे दो, ऐसे पैसा दे दो। तो पंजाब के किसानों को इतना पैम्पर किया गया है। एक तो उनकी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर था, ओवर इरिगेशन है, वहां की स्थिति कृषि की बहुत खराब होने वाली है पंजाब में। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा है पंजाब की खेती पर, उसको देखें तो पंजाब का किसान अपना खुद का गेहूं नहीं खरीद खाना चाहता है आटा पिसा के, वो मध्य प्रदेश की अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीदता है अपना बेचे। तो उन लोग को इतना पैम्पर हम लोगों ने किया है, सारा प्रोक्योरमेंट वहीं से मैक्सिमम हो रहा है। बिहार से क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट किया आपने? नहीं किया। दूसरे राज्यों से क्यों नहीं किया? वहीं पैम्पर कर रहे हैं, उसी को सब्सिडी दे रहे हैं, उसी को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये पैम्पर कर दिया गया है और इतना पैसा उनके पास आ गया है किसानों के पास। तो हम लोग किसानों की जो हम लोग किसान बोलते हैं बिहार के लोग, तो हम लोग समझते हैं गरीब फटेहाल है ना, रोता हुआ किसान है। वो पंजाब का किसान वैसा नहीं है, वहां पर इतना पैसा आ चुका है। यही पैसा देखिए जब अति होता है ना, जब पैसा अधिक हो जाता है धन, और बाकी खालिस्तान आंदोलन के पीछे क्या हुआ था, उसी को यूज किया गया ना। आज कैंसर का जो प्रकोप वहां फैला हुआ है वहां की कृषि के कारण, और पंजाब के किसान क्या कर रहे हैं, आज जहरीला खाद्यान्न बेच रहे हैं। तो उनको इतना पैम्पर कर दिया गया है कि मैं बोलूंगा, अगर मैं मतलब विथ ऑल रेस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, कि वो लोग सहक गए हैं। और सहके कौन है? किसान। तो किसान को यूज कर रहे हैं वहां के ट्रेडर्स। सुखबीर एग्रो की जो बात हो रही है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों का पत्ता कट जाएगा और किसानों को फायदा होगा। इसीलिए वो किसानों को बरगलाकर उनको बैठा कर रखे हैं। और देखिए आजकल है ना, ये मीडिया का और परसेप्शन का खेल चलता है। किसान आंदोलन रटते रहिए, सब कुछ समझ रहे हैं किसान आंदोलन है नहीं। राकेश श्रीवास्तव जी को भारतीय का आंदोलन है। जो चाइना और विदेशी तत्वों के साथ मिलकर के इस सरकार को, उनको गिराने से मतलब है, कानून को रद्द कर दे, हार दे, इससे मतलब है।
राकेश श्रीवास्तव जी, जैसा कि आज इस चर्चा में उभर के बात आ रहा है कि ये आंदोलन किसी आर्थिक कारण से नहीं होके राजनीतिक कारण से है, और जाहिर तौर पर जो वर्तमान सरकार है उसके जो भी विरोधी तत्व हैं, यहाँ तक कि विरोध का स्वर आपको अमेरिका में भी उठ रहा है, जो खालिस्तान के समर्थक हैं वैसे लोग भी आ रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, और एक डेडलॉक बना है। एक तरफ सरकार लगातार 7-7 घंटे तक बात कर रही है, किसानों से सुझाव मांग रही है कि आप कुछ बताओ, हम संशोधन करें। उनका एक शंका था एमएसपी पर। कई फोरम पर और कई स्तर से, प्रधानमंत्री स्तर से, कृषि मंत्री के स्तर से बार बार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। किसानों के तरफ से बात आई कि लिखित दो, और हमको लगता है कि ये देश की पहली सरकार है जो कि किसी आंदोलनकारी को लिखित तक देने के लिए तैयार है। आप सब लोग जानते हैं, आज के पहले किसी आंदोलनकारी को किसी सरकार ने कोई बात लिख के देने की, यह सरकार वहां तक तैयार है। आप मंडी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि एक मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, अपने स्वाभाविक जो भी हो, सरकार बता रही है कि हम मंडी का सिस्टम भी रहेगा, एमएसपी भी रहेगा। उल्टे इस आंदोलन के दौरान सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, कई चीजों की एमएसपी बढ़ाई है, और उसके बाद भी आप भ्रमित हैं या देश को भ्रमित कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है राकेश श्रीवास्तव जी, आंदोलनकारी किसान भ्रमित हैं या आंदोलनकारी किसान पूरे देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं कि देखो हम किसान हैं, हमारे साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है? आपका क्या रुख? राकेश श्रीवास्तव। देखिए, आप सही बात जी, मैं एकदम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो लाखों किसान बैठे हुए हैं, देखिए भीड़ जुटाना जो है ना बहुत आसान है। आपने सीए के दौरान भी देखा कि अगर आप लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जब अगर भीड़ जुटाएंगे तो ऑब्वियसली सरकार गोली नहीं चलाएगी। भीड़ जुटा के ये तय करना, चूंकि दिल्ली पास है पंजाब की, इसलिए पंजाब के यहाँ पे आ गए। भारत बंद, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि भारत बंद की मैजेस्टिक असफलता इस बात तरफ इशारा करती है कि भारत का किसान इसको व्यक्त कर रहा है। और हमने इस दौरान कई खबर पढ़ी है किस तरीके से किसान की इनकम जो है वो दोगुनी तिगुनी हो गई है। केरल का उदाहरण हमने देखा, महाराष्ट्र का देखा है, और भी कई जगहों पे देखा है। तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि इसमें जो है किसान है वो एक, चूंकि लोग जो है वो एक अन्नदाता शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जैसे लोगों को सहानुभूति हो। लेकिन आपने देखा होगा कि आम जनता को दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस किसान आंदोलन वही नारे लग रहे हैं जो नारे सीए आंदोलन में थे। तो इसलिए देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकता, और सरकार जानती है, सरकार ये जानती है कि पूरा देश समझ चुका है कि ये जनता इसको छोड़ धीरे धीरे ये आंदोलन को करेगी। अब रही बात क्या करें, इससे हुआ क्या, डेडलॉक की स्थिति कैसे निपटा रहा हो? तो डेडलॉक की स्थिति तो अपने आप धीरे धीरे जो किसान जो है जिनको बुलाया गया है, वहां पे बिठाया गया है, वो अपने आप उनको लगेगा कि कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो वहां छोड़ के चले जाएंगे। जहां तक सरकार की है, सरकार कानून वापस, सरकार साथ है कि भाई कानून वापस लेने की बात तो तब उठी है ना जब आप कोई सुझाव देंगे और हमको लगता है कि वो सुझाव जायज है और फिर भी हम संशोधन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी, जैसा कि चंद्र जी ने कहा, और मैं खुद वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे जाके वहां पे देखा है, उनके बीच में खड़ा होकर पूछा हूं मैं उन लोगों से कि भाई आप बताइए आप लोगों को दिक्कत क्या है। तो अधिकतर लोग जो वहां पे जो अपने किसान आए हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि ये क्या समस्या है कि इन बिल्स में। उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि नहीं ये काले कानून है, और जब उनसे ज्यादा सवाल पूछिए तो वो अपने नेता की तरफ इशारा करके इस बात की। तो ये स्थिति चलने वाली नहीं है। देश भर में सबसे बात भी समझना होगा कि किसान आंदोलन शुरू होने के बाद, किसान फार्म एक्ट पारित होने के बाद देश में बिहार में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव हुए, और मध्य प्रदेश में भी तरीके से सरकार बनने के लिए ही चुनाव हुए, और सब के चुनाव में जो है जीती है। अभी आप की बात है कि गोवा में जिला पंचायत की चुनाव में 49 सीटों में से 32 सीटों भारतीय जनता पार्टी सरकारी पार्टी जीती। इस
इसका मतलब ये है कि गांव के लोग जो हैं वो इस बिल का स्वागत करते हैं। अब कुछ लोग राजनीतिक कारणों से किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन देश की जनता इसे भ्रमित नहीं होने वाली। वो किसान लाख कोशिश कर ले, भ्रमित नहीं होने वाली है देश की जनता, क्योंकि देश की जनता को पता है कि भाई कहते हैं कि ये जो बदलाव हैं ये हमारे फायदे के लिए किए गए। अब मैं बताऊं, डीमोनेटाइजेशन से था, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो है भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये एंटी पुअर मेजर है, जबकि पुअर ने विलंब किया तभी वो और भी ज्यादा समर्थन करने लग गया। तो अब मैं इसके ऊपर आऊंगा कि देखिए लोगों को समझ में आता है कि मैंने पिछली बार जब बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये कानून है ना, ये आका के नहीं है, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। एक मौका, हम एक तरफ तो कहते हैं कि भाई किसान से नहीं है, लोग किसानी छोड़ना चाहते हैं, और फिर दूसरी तरफ जो हम यथास्थिति बदलना चाहते हैं, उसको बदलाव करना चाहते हैं, तो लोग कहते नहीं नहीं तो वो ठीक था। अगर वो ठीक था तो किसान खुश क्यों नहीं, और अगर किसान खुश नहीं है तो फिर बदलना क्यों चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हम चाहते हैं या सरकार चाहती है वो ना मिल पाए, हो सकता है, लेकिन इसके काम को क्यों रोका जाए। मैं बस एक बात बोल के खत्म करना चाह रहा हूँ। आपको याद तो छोटे तो जब कंप्यूटरीकरण हो रहा था, कहते हैं कि हर एक ऑफिस का, तो उसमें ये डर फैलाया गया कि कंप्यूटर के आने से नौकरियां चली जाएंगी, एक कंप्यूटर 10 लोगों का जॉब ले लेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर भारत आईटी प्रोफेशनल के सिरमौर के रूप में अगर बैठा हुआ है तो उस कंप्यूटर के कारण से ही है। तो ये भ्रम फैला जाता है ना कि इसकी वजह से नौकरियां चली जाएंगी, इसकी वजह से किसान के पेट पे लात पड़ जाएगी। भाई ये लोकतंत्र है, अगर इस कानून का नेगेटिव नकारात्मक असर पड़ेगा तो अगला चुनाव है, चुनाव में सरकार को हराया जा सकता है, वो पूरे रद्द किया जा सकता है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से संसद के अंदर पारित कानून को, क्योंकि वो संसद के अंदर कानून जो है उसको फेल नहीं करवा पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो सड़क पे उतर के आए, जो कि गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक आंदोलन है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी 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 सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। हाँ सर, हम आ रहे हैं। अभी हमारे आज के चर्चा का 2 विषय था, एक था कि किसान में राजनीति या किसान के विषय के आड़ में राजनीति, लेकिन वहीं जो पहला है कि राजनीति में किसान, मनोज जी आपने अपने इस बात को उठाया भी कि पटेल थे और भी उस तरह के किसान लीडर हुए देश के अंदर। आज किसानों का जो आपका विधानसभा है राज्य के अंदर या लोकसभा है देश के अंदर, उसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि 60% आबादी का रोजी रोजगार अगर कहीं से आता है तो खेत से आता है, किसानी से आता है, लेकिन उस मात्रा में रिप्रेजेंटेशन किसान नेता का या किसानी से सरोकार रखने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन आपके विधानसभा में नहीं है, मतलब आपके लोकसभा में नहीं है जो होना चाहिए। राजनीति में किसान क्यों नहीं है? दूसरा मेरा सवाल है कि देश के लिए कानून आपका पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट बनाता है तो पूरे देश से चुन के प्रतिनिधि जाते हैं सांसद के रूप में, या राज्य की बात करें तो पूरे राज्य से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं विधायक के रूप में। तो जो विधायक या सांसद चुन के जाते हैं, अगर उनके क्षेत्र में कोई समस्या है, उनको लोकसभा के अंदर यह बात उठानी चाहिए। तो जो किसान की आबादी है उस अनुपात में राजनीतिक पार्टियां जो है किसान से सरोकार रखने वाले लोग या किसान की चिंता करने वाले लोग या किसानों को उस मात्रा में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे पाती है? राजनीति में किसान क्यों नहीं है? राजनीति में सारे लोग हैं, और जो लोग नहीं है या नहीं जीत सकते उनको आप राज्यसभा से भेजते हैं, विधान परिषद से भेजते हैं। तो राजनीति में किसान की आवाज उठे पार्लियामेंट के अंदर,
विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो उसके रिप्रेजेंटेशन की क्या व्यवस्था है? राजनीति में किसान क्यों नहीं है? मनोज शर्मा जी। बिल्कुल है। अब जैसे जो ये लोकतंत्र की पद्धति, और लोकतंत्र भी ऐसा हमारा लोकतंत्र है कि डायरेक्ट जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो विधानसभा की असेंबली में भेजने का हो, चाहे वो पार्लियामेंट में भेजने का हो। और ये भी बात सही है कि इस देश की, और कम से कम बिहार की, तो 80% आबादी जो है खेती गृहस्थी पे ही वो निर्भर है, चाहे वो खेत के किसान हो, चाहे वो मजदूर हो। और यही लोग अपने बीच में से अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। तो निश्चित तौर पे जितने प्रत्याशी आते हैं, मैं ये भी बात दावे के साथ में कह सकता हूँ कि उनका 80% लोग जो ग्रामीण इलाकों से चुनकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं खेतिहर परिवार से वो जुड़े रहते हैं। अब मैं केवल एक बात पे आता हूँ कि किसान के हित में पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि नहीं हुई, या विधानसभा के अंदर में, आप पिछले 10 साल के आंकड़ों को गौर करेंगे तो आप एमएसपी पे आए। एमएसपी पे आज के 10 साल पहले जहां धान की अधिप्राप्ति का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो लगभग 9.5 रुपए के आसपास था, और आज एमएसपी पे धान की अधिप्राप्ति का लगभग 18.5 रुपये, 18 रुपये 36 पैसा, ये किसी आसपास में धान अधिप्राप्ति का मूल्य है। तो अगर किसान से चुने हुए प्रतिनिधि अगर संसद में और विधायिका की जो भी आपकी संवैधानिक जो व्यवस्था बनी हुई है वहां नहीं रहते, तो ये एमएसपी का इतना अधिक ग्रोथ नहीं होता। दूसरी बात, अगर सरकार को चुनाव लड़ना होता है तो वो बहुत प्राथमिकता से इस बात को बोलती है कि हमने सौभाग्य योजना से जो घर को बिजली पहुंचाई है, और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से हमने जो पावर सब स्टेशन का अपग्रेडेशन किया है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप किसी भी ग्रामीण इलाके में पावर सब स्टेशन की कैपेसिटी को, आज के 5 साल 6 साल पहले की कैपेसिटी को देखिए और आज की कैपेसिटी को देखिए। जो पावर सब स्टेशन 10 MB के पावर ट्रांसफार्मर से चलते थे, आज उनका अपग्रेडेशन 20 MB तक कर दिया गया है। और साथ साथ में जो एग्रीकल्चर फीडर निकाले गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जिला में अगर पहले 10 पावर सब स्टेशन होते थे, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के आने के बाद में उस पावर सब स्टेशन की संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में हो गई। और ये क्यों हो गई है? ये केवल डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर को देने के लिए हुई। हमने जब नरेंद्र मोदी की सरकार की जो पहली सरकार थी 14 से 20 तक की, हमने क्या बात कही थी कि हर खेत को पानी और 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो हमने पानी देने की भी कल्पना रखी और जल संचय की भी कल्पना रखी, और ये कहाँ रखी? पार्लियामेंट के अंदर में रखी। और इस पार्लियामेंट में उन लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, उन पार्लियामेंट्रियों ने हिस्सा लिया जो डायरेक्ट खेतीहर परिवार से जुड़ के आते थे। आपने हुकुमदेव नारायण यादव जी का भाषण सुना, भाजपा के बहुत बड़े मूर्धन्य, वो हमारे एक के हस्ताक्षर थे, किसान का नेतृत्व करने वाले के लोग का। कई ऐसे मैं लोगों को, सांसदों को जानता हूं, विधायकों को जानता हूं जो सीधे खेती खलिहानी से जुटे हुए हैं। और इस लोकतंत्र की, कम से कम मैं तो देखता हूं कि बिहार के लोकतंत्र को मैं देख पा रहा हूं, या मैं उत्तर भारत के लोकतंत्र को देख पा रहा हूं जहां पर हिंदी भाषी क्षेत्र है। मैं तो यहाँ देख रहा हूं कि लोग किसान परिवार से काफी संख्या में लोग चुनकर आते हैं। और दूसरी बात, मैंने जो एमएसपी का उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आप धान अधिप्राप्ति का पिछले 10 वर्षों का आप सरकार ने कितना धान अधिप्राप्ति किया और कितना खर्च किया, मैं आपको बताऊं, लगभग यूपीए सरकार से लेकर अभी के तक में आप देखेंगे तो 350% अधिक धान अधिप्राप्ति पे हम लोगों ने खर्च किया है। गेहूं में 250% का। जो सरकार किसान निधि सम्मान देने की घोषणा करती है, लगभग हम लोग आज तक लगभग हम 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर हम किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज चुके हैं। जो सरकार एमएसपी के बारे में दृढ़ होने की बात कहती है, आप उसके बोलते हैं कि नहीं, आप सारे प्रोडक्ट का लिखित आप दीजिए। सरकार तो हर मोर्चे पे बात करने को तैयार है, इसलिए ये किसानों की चुनी हुई सरकार है, इसलिए ये किसान मजदूरों की चुनी हुई सरकार है। और इस सरकार को चुनने में वही लोग हैं जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो इस व्यवस्था से, ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जहां पर हम खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों में हमारे सांसदों की संख्या सर्वाधिक है, खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों में देखेंगे कि हमारी सरकारें हैं। अब आप देखिए कि पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से कम होता है, मध्य प्रदेश से कम होता है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में अगर सर्वाधिक फायदा एमएसपी का मिलता है तो पंजाब के किसानों को मिलता है।
क्योंकि एफसीआई का जो उनकी जो नीति है वो सरप्लस स्टेट से धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, और जो उत्पादन में कम क्षमता रखते हैं, जिनका अपना पीडीएस सिस्टम में जो अपने एसएफपी के माध्यम से उतना धान या चावल या गेहूं का आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनको एफसीआई आपूर्ति करता है। और इस एमएसपी का अगर आज 18 रुपया 36 पैसा एमएसपी है, इसका सर्वाधिक लाभ किसको है? पंजाब और हरियाणा के किसानों को, क्योंकि वो सरप्लस खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। और सरकार ने कभी नहीं बोला, क्योंकि ये किसानों की सरकार है, किसानों की चुनी हुई सरकार है, इसने बोला कि एमएसपी तो बरकरार रहेगा ही रहेगा। और ये आगे आगे धीरे धीरे आगे कदमों में, मैंने तो पहले यूपीए, आपकी जो नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार थी, जब आपको अचानक दलहन की रेट में काफी गिरावट आया था, तो दलहन के लिए भी एक एमएसपी का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन जो तंत्र है, जो आपने बोला कि अभी भी पैक्स या हमारे जो कोऑपरेटिव एजेंसियां हैं वो अभी सक्षम नहीं हो पा रही, क्योंकि ये भी किसानों के बीच से ही चुनी हुई एजेंसी है। ये पैक्स कोऑपरेटिव भी किसानों के बीच से ही चुनी है। कुछ ऐसे लैकुना है जो ये तीनों कानून उसको दूर करेंगे। और आपके सवाल का मैं फिर दृढ़ता के साथ में उत्तर देना चाहता हूं कि निसंदेह इस पार्लियामेंट में और इस विधानसभा में अधिकांश हमारे जनप्रतिनिधि किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राय यशेंद्र जी, क्या आप मनोज जी के बात से इत्तेफाक रखते हैं? जहां तक सवाल है कि चाहे आप, जब इतनी बड़ी आबादी खेती पर आधारित है, निश्चित रूप से रिप्रेजेंटेशन में वो आगा। मेरा वो सवाल नहीं था। और आपने बोला कि किसान वोट देता है। मेरा कहना था कि जिस तरह से आप किसान के हित की बात करने वाले, जैसे मैं जहां से आता हूं सर, और दो प्रधानमंत्री, इसको थोड़ा गंभीरता से सुनिए। देश के अंदर दलहन की कमी है 30 से 40 लाख मैट्रिक टन का, और हम जहां से आते हैं मोकामा, बरैया, फतुहा, टाल से, वहां क्षमता है। मैंने आज तक टाल के लिए दो प्रधानमंत्री आए हमारे क्षेत्र में, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए और श्री नरेंद्र मोदी भी मोकामा आए, और टाल उनके प्राथमिकता में आगे था। लेकिन आज तक मैंने बिहार के विधानसभा में टाल के लिए कुछ नहीं सुना सर। मैं कैसे मान लूं? और जहां तक है, हम प्रोफेसर भी हो जाए तो किसान परिवार से हैं, उस रूप में मैं नहीं कह रहा। और सबसे पहले पार्टी चुनती है, पार्टी जिसको चुनती है, जनता के सामने विकल्पहीनता रहता है, जनता उसी को चुनती है जब उसको कोई पार्टी चुन लेती है। स्वयं से किसान का आवाज कहां पहुंचता है? नहीं तो यहाँ जो परेशानी है खेती के अंदर, आपके कई नहर बंद पड़े हुए हैं। आंकड़ा मैं भी दे सकता हूं, मैं भी उसी दल से संबंध रखता हूं, लेकिन मैं दल की बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं किसान की बात करने के लिए बैठा हूं। जिस तरह से राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर अभी पूरे देश में किसान नेता की बात होती है तो आज तो कोई नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत का नाम आता था, फिर महाराष्ट्र में वो शरद जोशी का नाम आता था। इस तरह का जो फिगर है, बिहार में आप बताइए किसान नेता कौन है? किसान परिवार से आना एक अलग बात है। मैं आता हूं किसान परिवार से, लेकिन हमको खेती से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम एक दुकान चला रहे हैं, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहने के लिए मैं भी किसान हूं, लेकिन किसानी के बारे में ABCD नहीं जान रहा। आज किसान के लिए नीति बनाने वाले कौन लोग बैठे हुए हैं, जिनको खेती के बारे में मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं और कह रहा हूं कि उसको खेती के बारे में ABCD जिसको पता नहीं है, वो खेती के लिए नीति बना रहा। सर, आपका राज्य मूल्य आयोग है, कौन लोग बैठे हुए हैं? क्या बिहार के अंदर उत्पादन का जो पैरामीटर है उसको लागू करते हैं? अगर उसमें सही आदमी होता तो मेरा दूध 27 रुपए 28 रुपए किलो नहीं बिकता सर। दिल्ली के अंदर 40 रुपए 50 रुपए 70 रुपए 80 रुपए दूध बिक रहा है। आप आकलन कहां कर पाते हो? सरकार में हम हैं तो हम सरकार में हैं तो सरकार में हम इसलिए हैं कि जनता की बात सरकार में कर सके। मैं सरकार में इसलिए नहीं होता हूं कि सरकार की बात, गलत बात को भी जनता के बीच ले जाए। हाँ, एक चैन का काम करना कार्यकर्ता का काम होता है। जो समस्या है उसको हम अपने नेतृत्व, मैं बात किया हूं इस बाजार समिति के बारे में आपके सुशील मोदी से,
मंगल पांडे आपके अध्यक्ष थे, वो भी यही तर्क दिए कि उसमें भ्रष्टाचार था। हमके आपके पीछे जो पुलिस घूमती है सर, उसमें भी भ्रष्टाचार है, दुनिया जानती है। आप उसको बंद क्यों नहीं कर? नहीं, ये जवाब नहीं, ये सर ये जवाब नहीं हो सकता। आपको किसान की बात को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। वही होगी हमको मेरे मस्तिष्क पे वो चीज ऐसा अंकित है। उस समय हमारा जहानाबाद जिला हुआ करता था और कुर्था में बाजार समिति का उनके डायरेक्टर्स का और उनके चेयरमैन का, अध्यक्ष का, कुछ का चुनाव था और चुनाव में दो तरफ से लोग हरबे हथियार के साथ में मौजूद थे कुर्था के बाजार समिति के चुनाव में, और लगभग 3 घंटे केवल गोली चली थी चुनाव में बैलेट डालने के लिए, और कम से कम दर्जनों लोग मारे गए थे। सीआरपीएफ से इनकाउंटर हुई थी। उस समय से मुझे यह ऐसा महसूस हुआ था कि ये कैसी बाजार समिति का हम चयन करते हैं जिसमें लोगों को इतनी भारी मात्रा में अपराधियों का सहारा लेना पड़ता है। और वो समय रहा होगा आपका 1990 और 85 के बीच का समय रहा होगा। और उसके बाद मैंने मनोज जी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार नहीं था, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप आज बंगाल में भी हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, क्या वहां आप लोकसभा चुनाव बंद कर देंगे, विधानसभा चुनाव बंद कर देंगे? नहीं, ये जवाब नहीं। माफ कीजिएगा, में जो बाजार समिति की जो व्यवस्था थी, माफ कीजिए मनोज जी, आमदनी में क्या असर पड़ा? नहीं मनोज जी, ऐसा है ना, क्या करने में सक्षम थी? नहीं मनोज शर्मा जी, मुझे जरा बोलने दीजिए। हाँ सर राजा, मुझे वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि सब जगह तो सब कुछ बंद कर दे। हाँ सर, बोला जाए। देखिए मनोज शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल काम का नहीं था, वो भ्रष्ट, ये सब होता था, सब कुछ होता था, वो सब सही बात है। लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प में क्या मिला है? फैक्ट्स का क्या हाल है? कुछ नहीं, हालत खराब है बिहार के किसानों की। देखिए, जब जीएसटी लाया गया, जब जीएसटी लाया गया, अभी जो जीएसटी में कई सुधार क्रम से किए गए, नहीं वो सब सुधार हुआ है। संविधान बना तो आज संविधान में कई संशोधन हो चुके। हम संविधान बनाते हैं इस भारतवर्ष के लोगों के लिए। ये किसान एक्ट बना रहे हैं, समझने की जरूरत है, किसानों के लिए बनाया जा रहा है। अगर इसका कोई गलत प्रतिफल दिखता है तो सरकार तुरंत उसे सुधार करने के लिए बाध्य होती है। ये प्रजातंत्र इस देश के लोगों के लिए है। इस प्रजातंत्र की डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है तो इस देश के लोगों के लिए ये पास हो रहा है। ये जिम्मेवार सरकार है और ये सरकार हर सरकार पे बात नहीं हो रही। हम लोग सरकार पे बात नहीं कर रहे। हो सकती है, लेकिन आप 20 दिन के अंदर में सरकार की पॉलिसी को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं और इस तरीके से अराजक व्यवस्था बनाकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। एक बाध्य, ये सब कई विषय मिल जा रहे हैं। जीतने वाली सरकार देश हित में कड़े निर्णय नहीं ले सकती है। उस पर तो लगभग सहमति है। और हम लोग इस चर्चा से यह भी निकल के आया कि यह जो आंदोलन है इसमें निश्चित रूप से किसान के आड़ में कई तरह की राजनीति हो रही है। ये एक विषय था जिस पर इस चर्चा में करीब सहमति है। लेकिन मनोज जी, आपको यह भी मानना पड़ेगा कि और अधिक मात्रा में और अधिक संख्या में और जेन्युइन किसान का जो आवाज है, किसान का रिप्रेजेंटेशन आपके संस्थाओं में, जो कानून बनाने वाली संस्था है या केवल कानून बनाने वाली, आपका कृषि आयोग होता है, राज्य मूल्य आयोग होता है, कई सहकारी समितियां हैं, आपका पैक्स ही होता है या क्या बताते हैं उसको, बिस्कोमान होता है, भूमि विकास बैंक होता है। यहाँ सारे लोग उसको गति नहीं दी जा रही थी। इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 98 डैमों का रास्ता खोला है और हमें बिहार में नॉर्थ कोयल का उदाहरण है। आप इस बार अगर में पानी की आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप जो मैं तो सोन कैनाल के इलाके से आता हूं, पटना सोन स्तरीय कैनाल और पटना कैनाल, इसमें मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि लगभग हम लोगों ने टेल इंड तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए ये सरकार जिम्मेवार सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए की सरकार हो। किसान एक बात आपके जिम्मेदार सरकार के बारे में, उसके क्या कहते हैं, उसके प्रशंसा में कह के मैं अब आज के चर्चा में आखिरी नोट आप लोग से लूंगा
और उसके बाद इस चर्चा में थोड़ा ज्यादा समय हो गया। सर, आपके जिम्मेदार सरकार में आप थोड़ा पता कर लें, पिछले कई वर्षों से इस साल भी लगभग 30 से 40% हम लोग का जो खेत है जिसमें दलहन की बुआई नहीं हो पाई है आपके जिम्मेदार अभी नहीं सरकार हुई, में। अभी दलहन की बुआई अभी इसके टाल इलाके में नहीं हुई। सर जी सर, मैं बता रहा हूं, और इसके पहले के में यही जिम्मेदार सरकार थी। और आश्चर्य की बात बताता हूं कि इसी क्षेत्र से गिरिराज सिंह आते हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, विजय सिन्हा आते हैं जो आपके राज्य सरकार में मंत्री होते हैं, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं। यहीं से नीरज कुमार जीत के जाते हैं, आपको पता है। यहीं से ललन प्रहलाद यादव बाबू जीत के आते हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ललन बाबू जीत के जाते हैं। यहीं से प्रहलाद यादव जीत के प्रहलाद आते हैं। मनोज जी, प्रहलाद यादव की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर एक बहुत बड़े भूभाग में लगातार लोग किसान परिवार से आते हैं। हाँ, और वो अलग बात है, वो अलग बात है। एक मिनट, कभी आवाज नहीं उठाते। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी सर, आज ही देखिए, आज ही मैंने खबर पढ़ा है, समस्तीपुर के किसान ने अपने कई और बीघे में उसके गोभी का था जिसको 1 रुपया का भी नहीं मिल रहा था उसको, उसने नाराज होकर के ट्रैक्टर चलवा दिया पूरे गोभी पर, उसको मंडी गया बेचने, 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि मार्केट में रेट है 20 रुपया। तो ये सब बातें जो है ना कि धरातल स्थिति पे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, सरकार बहुत जिम्मेवार है, मैं भी समर्थक हूँ इस सरकार का, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। लेकिन क्या है, मैं ये कोई जादू से कोई चीज नहीं हो जाएगा। 70 साल से जो होता आया है, जो सुधार कृषि का अगर शुरू होगा उसमें वक्त लगेगा, वो जादू की छड़ी नहीं है। और बिहार सरकार ने तो बिल्कुल ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। मैं समर्थक होने के बावजूद भी यही बोलता हूँ कि किसान की हालत है यहाँ। लेकिन एक और बात देखिए, ये जो कृषि बिल है एपीएमसी एक्ट जो खोला गया है, उसको मंडी के बाहर भी बेचने का अधिकार दिया जा रहा है, ये बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में है, और शरद पवार जी भी इसके समर्थन में चिट्ठी लिख चुके हैं पहले से। तो इस पर एक मत है, इस पर किसी को मंडी हट जाए, इसमें अगर किसी समझदार व्यक्ति से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जाइएगा तो वही बोलेगा कि कृषि बिल सही है, वो तो आंदोलन ही अलग चीज पर हो रहा है। लेकिन जो दूसरा विषय जो हम लोग उठा रहे हैं कि धरातल पे जो स्थिति किसानों की है, देखिए हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी सही है गलत है, नरेंद्र मोदी जी बहुत महान है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परिवर्तन हमको मिलेगा देखने को, वो सब सही बात है। अभी जो धरातल पर स्थिति यहाँ पर है कि किसानों की बिहार जैसे जगहों पर हालत खराब है, बहुत कुछ हुआ है, बिजली बोल रहे हैं वो आया है, पहले से तो स्थिति बहुत सुधरी है, पहले बहुत खराब था, मंडी हटा दिया गया, लाके आपको खाद की आपूर्ति बरकरार रखी गई, उसका वेटिंग पीरियड खत्म किया गया, किया गया। देखिए हम लोग जो किसान जो का उत्पाद को अगर मूल्य नहीं मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है, वो जितने देखिए अगर 1 रुपया पर वो बेच रहा है, वो चीज मार्केट में 20 रुपया में बिक रहा है। इस चीज के गैप को दूर करने के लिए सरकार को बहुत काम करने पड़ेंगे, और किसानों को अवेयरनेस है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग को बहुत कुछ पता है, लेकिन जो किसान है जो खेत में वहां हल चला रहा है, जो कर रहा है, उसको सारे अवेयरनेस नहीं होता है, कैसे ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। एक हमारे मित्र हैं जो कृषि के कंसल्टेंट है, बहुत विद्वान है, वो मुझे बता रहे थे कि बनारस के फूल मंडी में डेली करोड़ों का फूल बिकता है, और वो सारा फूल उसका मेजर पर्सन बंगाल से आता है। उन्होंने ये स्टार्ट किया है बिहार में अभी ये कंसल्टेंसी देना, कि बिहार में ही अगर वो फ्लोरिकल्चर हम लोग डेवलप कर ले, बनारस तो हम पहले पहुंच के बेच सकते हैं। तो ये गाइडेंस, ये शिक्षा, ये किसानों में अवेयरनेस नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो इसे अमेरिका में बेच सकते हैं। अभी किसान सब ये सब बात नहीं समझते हैं ना, ये सब होगा तब जरूर होगा। अच्छा कदम उठाया कृषि पे, बहुत बढ़िया स्टेप लिया गया है, स्वागत योग्य कदम है, सरकार सब कर रही है। बट अभी जो स्थिति यहाँ पर है वो वैसी इतनी अच्छी, बहुत बुरी स्थिति में, उसको रियलाइज करना होगा कि किसान को नहीं मिल रहा है अपना, उसको लागत खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। तो इस पर एक सीरियस, और एक और बात जो आपने बोला है मनोज जी जो संचालक महोदय हैं, कि किसानों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर मैं थोड़ा सा इस पर एक भिन्न मत रखता हूं, हल्का सा।
कि देखिए समाज में विभिन्न तरह के वर्ग हैं, सबका वर्ग है, किसी वर्ग की भलाई कैसे हो, कोई जरूरत नहीं है कि उसी का रिप्रेजेंटेशन आए। मैं अगर सपोज कीजिए कि मैं एक मंत्री हूं, मैं मंत्री बनता हूं या मैं सरकार में अगर हूं, मैं कुछ जरूरी नहीं कि मैं कृषि का सब कुछ जानता ही हूं या उसका तो ये जो आयोग बनते हैं, जो सलाहकार होते हैं, एक्सपर्ट जो कंसल्टेंट होते हैं, जो बाढ़ नियंत्रण के एक्सपर्ट हैं, जो कृषि के मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, उनकी एडवाइस से मुझे चलना होगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले देखिए क्या हो, मेरे अंदर वो आग होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे किसानों के लिए करना है। ये हमारे नेताओं में नहीं है। हम लोग एक ही यहाँ की जो है वो 2-2 करोड़ रुपया देकर के टिकट खरीदते हैं। अब इस चुनाव में भी हम लोग देखे हैं टिकट बिकते हैं, तो उनका तो उद्देश्य कुछ और है। हम किसान परिवार से होकर के भी वो किसानों की भलाई नहीं करते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, वही नेता उसी अपनी ही जाति की क्या भलाई करता है? नहीं करता। वो तो उसको लूटने के चक्कर में कि अगला उसको चाहिए, तो वो कंसर्न ही नहीं है। अगर कोई नेता जो किसान परिवार से नहीं है, कृषि से नहीं है, तो भी वो अगर कंसर्न है कि हाँ वैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम सुनेंगे, जो जानते हैं, जो कृषि का समस्याओं को जानते हैं, सही सलाह उनको लेकर हम चलेंगे। सही कहा आपने। और अब बहुत ज्यादा समय हम लोग ले चुके हैं, और दरअसल जब मैं प्रश्न कर रहा था, आप एक एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप सब लोगों से लूंगा। अच्छा, हम जब हम ये बात कर रहे थे तो मैंने उसमें जोड़ा है कई चीज। मैं सिर्फ किसान नहीं बोला, मैं बोला किसान के विषय के जानकार, किसान के लिए चिंता करने वाले लोग, ऐसे सारे लोगों को का रिप्रेजेंटेशन, मैंने इसकी बात की। मैं किसान परिवार में जन्म लिया है और कृषि से मतलब नहीं। आप जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं। जो प्रश्न मेरा था कि जो किसान के लिए चिंतित हो, जिसको किसान के समस्या का समझ हो, जो उसके निराकरण करने में सक्षम हो, ऐसे लोगों की, किसान की आवाज और किसान के विषय को वहां रखने वाले लोग हो, उनकी बात मैंने की थी। और आप भी लगभग वही बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अब ये समाप्ति की ओर जा रहा है, और सबसे पहले मैं राकेश श्रीवास्तव से शुरू करना चाहूंगा। एक कंक्लूडिंग रिमार्क, आज जो ये चर्चा हुआ, तो जिस विषय पर चर्चा था, यह बात भी समझ में आई कि हाँ, किसान के नाम पर राजनीति हो रही है। जो राजनीति में पिछड़ गए लोग हैं, मोदी सरकार की जो किसान के लिए अच्छी पहल है, अच्छा काम जो हो रहा है, और उस जो वो सुधार की ओर और विकास की ओर ले जाने की बात हो रही है, उसकी आमदनी बढ़ाने की बात, इससे हतप्रभ होकर, इससे हताश होकर हारे हुए लोग किसान आंदोलन की आड़ में अपनी बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आई। और दूसरी बात यह भी समझ में आई कि और अधिक मात्रा में किसानों के आवाज को, जहां नियम बनता है, जहां कानून बनता है देश के लिए, वहां तक होना चाहिए है और होना चाहिए। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है राकेश? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो कानून है ना, ये बहुत सारे थोड़ा जो लेकिन कदम उठाए, संक्षेप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जो कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं, उनमें से एक है, ये दी एंड नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है, तो हम जब इस बारे में बात करते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों के बारे में, तो हमको इसी के ऊपर जो है अपना मत रखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने कहा कि यशेंद्र जी ने कहा कि फूल वाली बात, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो मनोज जी ने भी जो कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये बहुत जरूरी है। देखिए, किसान को ना खेती से निकालना होगा, ये बात हमें समझने की जरूरत है। बंगाल में आप जो कम्युनिस्ट है वो 34 साल तक क्यों रहे? शुरू में उन्होंने लैंड दे दिया, लेकिन जब उस किसान के बच्चे हुए और जब बड़े हुए और उनका परिवार हुआ, लैंड तो सीमित था, तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया, लैंड के अलावा वहां पे रोजगार क्रिएट नहीं किया। तो अभी भी हमको यही करना पड़ेगा कि एक किसान को, कि पूरा का पूरा किसान जिंदगी भर किसानी ही करता रहे, उसमें से परिवार में से कुछ लोग निकलें, दूसरे प्रोफेशन में जाएं। और तीसरी बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट में क्या जो लेटेस्ट चीजें चल रही है उसके बारे में किसान के पास नहीं जानकारी है, और नहीं वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वो पैसा इन्वेस्ट तभी होगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूरे देश में जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। जैसे मशरूम की खेती है, आपको जब ये पता होगा कि मैं अगर मशरूम उगाऊंगा, लेकिन उगाऊंगा तो सही,
लेकिन कल को बिकेगा कि नहीं बिकेगा तो आप नहीं उगाएंगे, तो आप फिर पारंपरिक जो है फसल है वही उगाते रहेंगे। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको उन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा जहां पे फसल की कीमत जो है आपको ज्यादा मिलेगी। वो तब करेंगे जब आपको खरीद जो है ना आपको सुनिश्चित होगी। तो खरीद कब सुनिश्चित होगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तब, जब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो आके आपसे कहते हैं कि आप 1000 किलो मशरूम उगाइए, हम आपसे लेके जाएंगे, हम अभी आपसे पेपर साइन कर लेते हैं, तब आप मशरूम उगाएंगे और आपकी जो है इनकम है बढ़ेगी। तो इसलिए किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है बहुत ही अच्छी चीज है, इस बिल के अंदर भी ये चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को मार्केट का जो एक्सेस मिल रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी फसल कहां बेचूं, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं। हाँ, अगर इस कदम का अगले 3-4 साल में 3 साल भी नहीं, 2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस कानून का एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर आप लगता है कि नहीं मिल रहा है तो हम फिर कुछ और सोचेंगे। लेकिन जी सर, जी प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? मनोज शर्मा जी, आप आवाज माइक ऑन कर लीजिए, म्यूट है आपका। मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल एक ही अपील करना चाहते हैं कि किसान पारंपरिक जो उनके तरीके हैं, जो खाद्यान्न उत्पादन के इतर और भी खेतों से सोना उपजाया जा सकता है, उसके बारे में सोचे। सरकार इन कानूनों के माध्यम से उनको वो प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। ये कानून उनको वो प्लेटफॉर्म देगा कि वो खाद्यान्न के अलावा भी कुछ ऐसे आवश्यकता की वस्तु है जिसके पूरे विश्व में डिमांड है, वो इस कानून के मदद से वो उसे उगाने में और उसे बेचने में उनको ये कानून मदद करेगा। हाँ, मेरा ये कहना है। यशवेंद्र जी। हाँ, देखिए, मैं समअप ऐसे करूंगा, कुछ पॉइंट्स को मैं कंक्लूडिंग जो पॉइंट्स होता है, तो इस आंदोलन को संदर्भ में यही है कि ये आंदोलन बेसिकली किसानों को राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें वैश्विक राजनीति भी एक अहम रोल पैदा कर रही है। और चीन की जो भूमिका है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में वो बहुत अहम है। और इसमें ये किसानों का आंदोलन नहीं है, वो राजनीति है। और जहां तक इस कृषि बिल की बात है, ये हम लोग सब कोई जानते हैं अच्छी तरह से कि जितनी मेजर पार्टी जो है, कांग्रेस है, बीजेपी है जो मेन है, और शरद पवार बहुत बड़े किसानों के नेता हैं, वो तो बारामती क्षेत्र से आते हैं, वो भी इस बिल के पक्षधर है। तो मोटा मोटी टेक्निक कृषि बिल के तो सब पक्षधर है, बट यहाँ किसानों के लिए कंसर्न किसी को नहीं है। यहाँ तो है कि इस सरकार को भारत की बढ़ती हुई ताकत, देखिए भारत की बढ़ती हुई ताकत इस पूरे विश्व पटल पर भारत जैसे उभर रहा है उसको रोकना है। ये किसानों के मुद्दों से अलग एक इतर समस्या पर यह आंदोलन हो रहा है, और ये कह रहा है कि जबरदस्ती भीड़ तंत्र खड़ा होकर के हम जबरदस्ती करेंगे और आपको भड़काएंगे कि आप हम पर हिंसा कीजिए, तो सरकार करेगी नहीं। तो ये बड़े एक रोचक मोड़ पर आ गया है। ऐसा आंदोलन आपने शुरू में ही कहा था, ये अभी तक नहीं हुआ है। हमें देखना है कि ये आंदोलन को सरकार कैसे टैकल करती है, और ये डिसाइड करेगा बहुत कुछ को, भारत की राजनीति को, लोगों की मानसिकता को, कि आंदोलन कैसे किया जाता है। ये नई परिभाषा रची जा रही है और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जी सर। जहां तक दूसरा जो विषय है, दूसरा पक्ष है कि किसानों की स्थिति जो है, किसानों को अवेयर करना, क्या प्रोड्यूस करें, किस क्वालिटी पे करें, केमिकल फर्टिलाइजर से हटें, जैविक खेती पर आए, उनको क्या मदद किया जाए। और मदद, देखिए मदद ऐसा नहीं होता कि पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया जाए कि वो वोट जीतने के लिए, उनकी सक्षमता को बढ़ाना होगा। आप पैसा दे करके, आपका बच्चा अगर है उसको पैसा देते रहिए अधिक, तो वो बिगड़ जाएगा। तो किसान इस देश के उसी तरह से है, उनको अवेयरनेस, उनको वो मार्केटिंग लिंकेजेस देना, उनको वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या अन्य साधन से कि बिचौलिए हटे, और अगर वो उनका उत्पाद जो है अगर मार्केट में 20 रुपए में बिक रहा है तो ज्यादा तो नहीं, कम से कम 15 रुपया उनको मिले। एक जनरल में बात कर रहा हूँ वो जी। तो ये करना बहुत ग्राउंड पे बहुत जरूरी है। और जो बिहार जैसे राज्य हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको देखना जरूरी है। दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो नेतागण है, और बिहार का खास करके, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार का नेतृत्व पिछले कोई भी सरकार रही हो ने बहुत निराश किया है। बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था 2005 में जब एनडीए और जेडीयू की सरकार आई तब से,
लेकिन परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना एवरेज अपेक्षित परिवर्तन हुआ, लेकिन अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ। और बहुत हुआ, और इससे हम लोग को निराशा है। आशा है कि किसानों की एडवाइजर्स को लेकर उन सही लोगों के विचारों को सुना जाए, न कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे फिर मिलूंगा, ऐसी कामना करते हुए इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। प्रणाम। प्रणाम सबको।